हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 12th की ज्योग्राफी में 5वां अध्याय है जनसंख्या, प्रवास, मानव विकास। उसमें प्रवास और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो मित्रों, कल भी हमने प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के भेद क्या है, उत्प्रवास, आप्रवास क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। प्रवास का मतलब होता है कि मूल स्थान और गंतव्य स्थान के मध्य लोगों का आना और जाना, जिसको अपन प्रवास कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक उत्प्रवास और एक आप्रवास। और इन प्रवास की वजह से जो जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, क्योंकि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य जनसंख्या का, मानव का स्थानांतरण होता है। और ये जो स्थानांतरण जो होता है वो 3-4 रूपों के अंदर यानी स्थानांतरण होता है। जैसे स्थानांतरण है जो, क्योंकि प्रवास एक स्थानांतरण की ही तो प्रक्रिया है, प्रवास एक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ये स्थानांतरण अंतर्महाद्वीपीय होता है। जैसे अंतर्महाद्वीपीय का मतलब है एशिया से यूरोप। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य, या एक महाद्वीप से दूसरे अनेक महाद्वीपों के मध्य जो प्रवास होता है, जो स्थानांतरण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण। एशिया से यूरोप के मध्य हुआ, एशिया से अफ्रीका के मध्य हुआ, या यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। ये सारे प्रवास है वो अंतर महाद्वीपीय प्रवास या स्थानांतरण कहते हैं। और ये जो स्थानांतरण अंतर्महाद्वीपीय होता है, ये दीर्घकालीन स्थानांतरण होता है। दीर्घकालीन भी होता है, सामयिक भी होता है और दैनिक। हालांकि दैनिक स्थानीय स्थानांतरण में आते हैं। तो अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण का मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य या एक से अनेक महाद्वीपों के मध्य। फिर है अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब है एक देश से दूसरे देश के मध्य, जैसे भारत और यूएसए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ है, या भारत और पाक के मध्य हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य, भारत और भूटान के मध्य। ये जो एक देश से दूसरे देश या एक देश से अनेक देशों के मध्य जो होने वाला स्थानांतरण है, उसको अपन अंतर्देशीय स्थानांतरण करते हैं। फिर आता है अंतर्राज्यीय स्थानांतरण। अंतर्राज्यीय स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से अनेक राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास या स्थानांतरण। जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य, राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य जो होने वाला स्थानांतरण है उसको अंतर्राज्यीय स्थानांतरण कहते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य है, राजस्थान गुजरात के मध्य है, या राजस्थान से बहुत सारे प्रवासी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जाते हैं। तो ये प्रवास हुआ है, ये जो स्थानांतरण हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है, अंतर्राज्यीय हुआ है। एक से राज्य से दूसरे राज्य या एक से अधिक राज्यों के मध्य होने वाला स्थानांतरण अंतर्राज्यीय स्थानांतरण प्रवास कहते हैं। और एक है स्थानीय का मतलब क्या होता है, ये एक राज्य के अंदर एक राज्य या एक जिले से दूसरे जिले, एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक जिले से दूसरे जिले, इसको अपन स्थानीय स्थानांतरण की श्रेणी में रखते हैं। अब ये जो स्थानांतरण होता है अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय और स्थानीय, ये 3 तरह से हो सकता है। एक तो दीर्घकालीन हो सकता है। दीर्घकालीन का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश या एक
महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य में स्थानांतरण होने के बाद में वहाँ इस लोग हैं वो स्थायी निवासी बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे यानी यूरोप से गए हैं, ब्रिटेन से गए हैं। ब्रिटेन से कहाँ गए? यूएसए के अंदर गए, और यूएसए के अंदर वहाँ अनुकूलन स्थितियाँ होने की वजह से वो वहाँ के क्या निवासी बन गए? स्थायी निवासी बन गए। तो ये जो स्थानांतरण हुआ कैसा हुआ? दीर्घकालीन हुआ। दूसरा है सामयिक। सामयिक का मतलब होता है समय, ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार, यानी एक ऋतु में जाते हैं दूसरी ऋतु में लौट आते हैं, या साल भर के द्वारा 6 महीनों में जो होने वाला स्थानांतरण है उसको ऋतु स्थानांतरण कहते हैं। जैसे जो प्रवास जो होता है, ऋतु प्रवास जिसको कहते हैं, वो सामयिक दृष्टि से होता है, सामयिक दृष्टि से होता है। ये चलवासी पशु चारण की वजह से ज़्यादातर सामयिक प्रवास होता है, समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार प्रवास। फिर होता है दैनिक। तो दैनिक में क्या होता है कि ये एक शहर अगर गांव से या इसको यूँ कहें ग्रामीण से नगर की ओर है, ग्रामीण से नगर की ओर जो प्रवास होता है उसको दैनिक कहते हैं। सुबह गांव से नगर की ओर गए और वापस गांव लौट गए। तो दैनिक काम करने वाले जो लोग हैं वो दैनिक स्थानांतरण करते हैं। जैसे बड़े महानगरों के आसपास जितने भी गांव हैं तो उस गांवों से सुबह शहरों की ओर काम पर आते हैं और वापस शाम को निकल जाते हैं, उसको कहते हैं दैनिक स्थानांतरण। ये स्थानीय लेवल तक होता है। और इसमें भी जो दैनिक, सामयिक या फिर दीर्घकालीन होता है, इसमें संख्या के आधार पर भी हो सकता है। जैसे बड़ी संख्या में हुआ है, मध्यम हुआ है या अल्प हुआ है। जो दीर्घकालीन स्थानांतरण होता है हमेशा बड़ी मात्रा में होता है। दैनिक होता है वो भी बड़ी में होता है, मध्यम में और अल्प में है। फिर ये स्थायी है या अस्थायी रहता है। तो बड़ी मात्रा में जो होता है दैनिक वो अस्थायी रहता है, लेकिन मध्यम या अल्प होता है वो स्थायी रहता है। इस प्रकार यानी कि स्थानांतरण के जो रूप है। अब यदि जो प्रवास है, प्रवास के जो प्रकार है, इस प्रकार को मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, या एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश। तो एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य जो होने वाला प्रवास है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और फिर है अंतर्देशीय, जिसमें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य होने वाला जो प्रवास है उसको अपन अंतर्देशीय प्रवास यानी कहते हैं। तो इस प्रकार जो प्रवास है, इस प्रवास को मोटे तौर पर 2 रूपों में बांटा है, जिसमें एक अंतर्देशीय प्रवास है, उसको आंतरिक प्रवास भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में लोगों में होने वाला जो प्रवास है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर क्यों होता है, उसके पीछे कारण है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण माने गए हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर के स्थानांतरण करता है, और वर्तमान में ज़्यादातर जो स्थानांतरण होता है वो रोजगार की वजह से होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है वो विश्व स्तर पर उसको अपन 2-3 यानी प्रकार में बांट सकते हैं कि विश्व के प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुए हैं वो किस रूप में हुए हैं। तो पहला है यूरोपीय जो प्रवास है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है वो यूरोप, उसको 2-3 रूपों में बांटते हैं। पहला है यूरोपीय प्रवास, यूरोपीय प्रवास यानी यूरोपीय लोगों का जो प्रवास है। जैसे 12वीं से 18वीं शताब्दी या 12वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य ये जो यूरोपीय देश हैं, ये यूरोप महाद्वीप है, यहाँ से
तो इस प्रकार का ये जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोपीय महाद्वीप में खास करके जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश में क्या है, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन, इसके बाद में यहाँ जैसे नीदरलैंड है, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ एक और है जर्मनी और स्पेन, पुर्तगाल। तो ये जो देश हैं पश्चिमी यूरोपीय देश, ब्रिटेन है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों ने ज़्यादातर यानी कि 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के मध्य दूसरे महाद्वीपों या दूसरे देशों में प्रवास किया है। यहाँ से ये लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ आए, इस उत्तरी अमेरिका के इस दक्षिणी पूर्वी तट पर यहाँ आए, क्योंकि यहाँ इनके लिए अनुकूलन सुविधाएं थी। इसके अलावा यहाँ से ये कहाँ गए, ये यहाँ भी गए और यहाँ से फिर ये कहाँ गए, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, जैसे भारत है, इंडोनेशिया, म्यांमार, चीन, यहाँ भी गए। और यहाँ से ये लोग हैं वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी गए। तो इनका जो यूरोपीय प्रवास हुआ है उनका दो तरह से हुआ है, एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ है। अब ज़्यादातर जो यूरोपीय देश थे, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इन लोगों के लिए यहाँ रहना मुश्किल क्यों हो गया, क्योंकि एक तो यहाँ पर जनसंख्या का अधिक दबाव पड़ने लगा और आर्थिक संसाधन कम हो गए। तो ज़्यादातर ये 18वीं शताब्दी यानी के बाद में इनका प्रवास ज़्यादा हुआ है। 1840 के बाद में यूरोपीय देशों से दूसरे महाद्वीपों में बहुत बड़े लेवल तक प्रवास हुआ है। उसका मुख्य कारण क्या था कि यहाँ जो कारण था, एक तो जनसंख्या का बढ़ता दबाव, जनसंख्या अधिक थी, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, और दूसरा कारण था कि आर्थिक संसाधनों की कमी, आर्थिक संसाधनों की कमी। इन दोनों कारणों की वजह से 1840 के बाद में बड़ी मात्रा में ब्रिटेन से, फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, स्पेन से खूब सारे में यानी दूसरे महाद्वीपों और दूसरे देशों में प्रवास हुआ है। और ये प्रवास शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये जो दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील का है, वेनेजुएला, अर्जेंटीना का इस क्षेत्र का है, तो ब्राज़ील के वेनेजुएला है और यहाँ कोलंबिया इस क्षेत्र में है। अफ्रीका महाद्वीप ये क्षेत्र के अंदर है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैसे भारत है, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ खूब सारा प्रवास हुआ है, लेकिन ये अस्थायी था। इसके अलावा इन लोगों ने स्थायी प्रवास कहाँ किया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु इनके लिए अनुकूलन हुआ करती, जिसमें उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग यहाँ है, शुक्राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इसमें खूब सारे गए हैं। यहाँ अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे में गए। इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए। और यहाँ जो अफ्रीका महाद्वीप का शीतोष्ण कटिबंधीय वाला जो देश है, कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका में सर्वाधिक यानी कि पश्चिमी यूरोपीय देशों का प्रवास हुआ है। और यहाँ जाकर के इन्होंने ज़्यादातर जो नकदी आधारित व्यापारिक जो फसलें थी उनकी फसलों की कृषि करवाई है, जिसमें कपास है, कपास, गन्ना, चावल, रबर, चाय, कॉफ़ी एवं गरम मसाले। तो पश्चिमी यूरोपीय देश के लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रवास किया है वो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया है। और वहाँ जाने के बाद में ज़्यादातर इन लोगों ने कपास, गन्ना, चावल,
रबर, चाय, कॉफ़ी और गर्म मसालों की कृषि करवाई है। और इन कृषि करने के लिए जो मजदूर थे वो बंधुआ मजदूर के रूप में दूसरे देशों से, जैसे अफ्रीका से, दक्षिणी पूर्वी ऐसे ही जो देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान उस समय नहीं था, एक ही था, भारत है, या नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इससे यानी जो मजदूर थे वो बंधुआ मजदूर के रूप में ले जाते थे और यहाँ बड़ी मात्रा में इस प्रकार की व्यापारिक कृषि करते थे ताकि उनको अधिक से अधिक आय मिल सके। तो प्रवास जो हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सबसे पहले अपन यूरोपीय प्रवास को देखते हैं। तो यूरोपीय प्रवास में यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। इस क्षेत्र के लोगों यानी समुद्री मार्ग से 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए हैं। यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी और जीवन स्तर के गिरने, जो जीवन स्तर है, गिरते जीवन स्तर के दबाव के कारण यहाँ से विश्व के अन्य ज्ञात देशों की ओर प्रवास करने लगे और यूरोप के पश्चिमी भाग में समुद्री तट पर स्थित जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोगों ने समुद्री मार्गों से होकर अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीपों में प्रवासित हुए हैं और अपनी उच्च तकनीकी के उपयोग से वहां जाकर इन लोगों ने संसाधन का अति तीव्र गति से दोहन किया, जैसे भारत में भी किया है। और यूरोपीय देशों के नागरिकों ने यहाँ जो स्थानांतरण किया है वो दो भागों में जाकर के बस गए हैं, जिसमें पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के जो समुद्री तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ सुगमता से जाकर बस गए हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देश हैं, यहाँ जाकर इन यूरोपीय लोगों ने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, कॉफ़ी आदि की व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया है और इन बागानों पर मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोग अन्य देशों से बंधुआ मजदूर के रूप में पकड़कर भी लाते थे। तो इनके पास में एक उच्च तकनीकी थी और इनकी वजह से ये ज़्यादातर जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वहाँ जाकर के बस गए हैं और वहाँ इस प्रकार व्यापारिक जो नकदी फसलें थी उनकी कृषि करना शुरू की है। दूसरे जो इस क्षेत्र में बस गए हैं जिसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये जो शीतोष्ण जलवायु है ये यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूलन थी, जिस कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से जाकर बस गए हैं और इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व बिल्कुल विरल थी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, यहाँ जनसंख्या बिल्कुल विरल थी और आज कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पश्चिमी यूरोपीय मूल निवासी रहते हैं। तो इनकी वहाँ की जनसंख्या विरल थी लेकिन ये वहाँ स्थायी जाकर रहने लगे और इससे कई यानी कि महाद्वीपों के अंदर जनसंख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है, जैसे उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में स्थित इन लोगों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। तो यूरोपीय लोगों का दूसरे देशों में प्रवास देखें तो ज़्यादातर 1820 से पूर्व बहुत कम था, लेकिन इसके बाद में वहाँ की बढ़ती जनसंख्या, घटते आर्थिक संसाधनों के कारण 1820 से 1940 के मध्य लगभग 6 करोड़ से अधिक यूरोपीय लोगों का विश्व के अन्य देशों में जाकर स्थायी रूप से बस गए। तो लगभग 1820 से 1940 के मध्य 6 करोड़ का प्रवास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित ही सबसे बड़ा प्रवासी करता देश रहा है और 1840 से 1914 के बीच में 5 करोड़ लोगों का प्रवास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है
और जिसमें 4 करोड़ अंतिम 34 वर्षों में आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रवास हुआ है पश्चिमी यूरोपीय देशों का वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतिम जो 34 वर्ष है उसमें सर्वाधिक प्रवास हुआ, मतलब 4 करोड़ जनसंख्या का प्रवास हुआ है। और आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण माना गया है वो आप्रवास है, क्योंकि यहाँ एक तो समुद्री मार्ग की अनुकूलन व्यवस्थाएं थी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व का जो क्षेत्र है दक्षिणी, जिसमें क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, ये अपलेशियन का क्षेत्र है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी है, फिलाडेल्फिया है, ये जो व्रत झील का क्षेत्र है, ये जलवायु की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से और यानी कच्चे माल की दृष्टि से, इसके अलावा व्यापार की दृष्टि से, मार्केट की दृष्टि से और धरातलीय दृष्टि से अनुकूलन था। इसीलिए ज़्यादातर जनसंख्या इसी क्षेत्र में बस गई है। समुद्री तटीय भाग था, यहाँ माल को आयात और निर्यात करने में पर्याप्त सुविधाएं थी। आज भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लगभग 80% जनसंख्या इस दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में निवास करती है।